तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, हादसे में 10 मजदूरों की मौत। पीएम मोदी ने जताया 2 घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया भव्य स्वागत। आगरा में ताजमहल के पास हवाई फायरिंग से दहशत, आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी। ताजमहल के पास कार सवारों ने की हवाई फायरिंग, गोली की आवाज सुनकर पर्यटकों में मचा हड़कंप। लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी कार्रवाई, अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने को लेकर की गई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का बड़ा जलस्तर, रामबन में नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के खोले गए 3 गेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूपी के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति के बरेली आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष प्रबंध किए गए। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं बरेली एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान बरेली विधायक और मेयर उमेश गौतम ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया। बता दें कि राष्ट्रपति भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी कि IVRI बरेली में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल वो हुई और कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति भी रही। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती रही। प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दिन भर सतर्कता बनाए रखी और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बरेली वासियों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला और अपने आप को गौरवान्वित भी यहां पर लोग महसूस करते नजर आए। और राष्ट्रपति जब पहुंची बरेली तो वहां पर स्वागत उनका किया गया। एयरपोर्ट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आपको नजर आ रही हैं और इसी के साथ सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ भी स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। लेकिन आज ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है जब हम यहां पर भारत गणराज्य के आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के साथ साथ भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को इस क्षेत्र में उनकी डिग्री अवार्ड करने के समारोह के साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि जब हम लोग मंच पर आए थे तो यहां पे सभी लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि इतनी शांति क्यों है। फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये शांति होनी भी चाहिए क्योंकि एक मूक पशु की आवाज को आपके कार्यों के माध्यम से, आपके शोध के माध्यम से एक नया जीवन मिलता है और मिलता ही नहीं है। IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे तो उस समय एक चैलेंज था क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं अपने अपने तरीके से अपने अपने विभागों में अच्छा काम
कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये है कि भाई श्रेष्ठ काम किया हो उसको गोल्ड मेडल, अलग अलग प्रकार के मेडल मिलना चाहिए। और इसी वजह से कभी कभी मैं कहती हूं कि पहला क्रम और दूसरे क्रम में कोई खास अंतर नहीं होता है, 1-2 अंक का ही अंतर होता है। और इसी वजह से जिसको भी अवार्ड न मिला हो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको भी खुशहाली होनी चाहिए मित्रों। ये सालों से परंपरा चलती आ रही है दीक्षांत समारोह की, और करना भी चाहिए। शुभकामनाएं, प्रेरणा, मार्गदर्शन और आगे आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा मार्गदर्शन ऐसे समय में हम सब लोगों को, ऐसे वरिष्ठ लोगों से मिलता है। और यही काम हमारा सबका है मित्रों। मैं आज इतना ही बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियां हैं, जब मैं राज्यपाल का एक दायित्व निभा रही थी और इधर आई, तब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए गई कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि एक और एक कहा जाता है कि भाई वो तो पोस्ट ऐसी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं तो गुजरात में 30 साल काम करके आई। तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की, और ये चिंता ये थी कि देखिए भारत भर में हमारी कोई यूनिवर्सिटी 1000 में भी नहीं है, 500 में भी नहीं है। मेरी सलाह है कि जो भी आपके सामने दुविधा का क्षण हो, आप उन बेजुबान पशुओं के बारे में सोचें जिनके कल्याण के लिए आपने शिक्षा ग्रहण की है। आपको सही मार्ग जरूर दिखाई देगा। मुझे बताया गया है कि पशु विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान में पशु विज्ञान इंक्यूबेटर कार्यरत है। आपको इस सुविधा का लाभ लेते हुए अपने उद्यम स्थापित करने चाहिए। इससे आप न केवल जरूरतमंदों को रोजगार दे पाएंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर पाएंगे। विश्व भर के प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्यमों में सेवारत यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों भी इस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। मानव जाति को आगाह किया है कि उपभोग आधारित संस्कृति ने न केवल मानव जाति बल्कि अन्य जीव जंतुओं और पर्यावरण को अकल्पनीय क्षति पहुंचा सकती है। पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इन मेलों के तहत गांव-गांव में कैंप, लगातार पशुओं की चिकित्सा होने पर पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। मैं थोड़ा किसान परिवार से जुड़ी हूं, लेकिन आज गांव-गांव में पशु दिखने को नहीं मिलते हैं। घरेलू पशु जे हम लोगों को खेती में सहयोग करते हैं। आज टेक्नोलॉजी आया, आज ट्रैक्टर, लेकिन कृषि साथी जो केंचुआ, ये बहुत सारे चीजें जमीन में जो रहेंगे वो आज खत्म हो गया। वहीं राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में नाथ नगरी बरेली में आयोजित ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के साथ सहभाग किया। अभिभावकों का सपना एवं शिक्षकों की साधना को मूर्त रूप प्रदान करने वाले सभी उपाधि धारक छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई और उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपनी सेवा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना की सिद्धि में उसे सतत योगदान के जरिए उसे पूरा करेंगे।
नगर निकाय की कार्यप्रणाली और सफाई व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए प्रदेश सरकार मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज नगर क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने खुद पालिका की कूड़ा कलेक्शन गाड़ी में बैठकर क्षेत्र का दौरा किया और सफाई कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा भी लिया। मंत्री असीम अरुण ने रिसोर्स और रिसाइकिल सेंटर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री ने पालिका कर्मियों के कार्य की सराहना की और उन्हें बेहतर कार्य के लिए शाबाशी भी दी है। समाजवादी पार्टी ने एक चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के स्मारक निर्माण के नाम पर वायरल हो रहा एक अकाउंट नंबर पूरी तरह फर्जी है। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से बयान जारी कर कहा है कि इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई अधिकृत सूचना या निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। सपा ने साफ किया है कि नेताजी के नाम पर जो बैंक खाता सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और जो कि वायरल हो रहा है वो फर्जीवाड़ा है और इसका समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। पार्टी ने सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वे इस खाते में किसी भी प्रकार की धनराशि जमा न करें। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है कि कोई भी ऐसा अकाउंट जो वायरल हो रहा है उसमें कोई भी धनराशि जो है जमा ना करें। जो पोस्ट उनकी ओर से किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर श्रद्धेय नेताजी के स्मारक को लेकर कोई भी धनराशि जो है दान ना करें, ये बात उनकी ओर से साफ की गई है। इस अकाउंट से समाजवादी पार्टी का कोई भी संबंध नहीं है, ये सपा की ओर से साफ किया गया है। तो वहीं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने पार्टी में आपसी मतभेद की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान के बीच किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन के बयानों को लेकर आपस में न उलझे और एकजुट रहकर पार्टी को मजबूत करें। क्या बोलते हैं, मौका परस्त नहीं होना चाहिए या एहसान को नहीं भूलना चाहिए, इस तरह की कोई बात कही है। हालांकि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आज़म साहब बहुत बड़े नेता हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े सेकुलर नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, खड़ा किया समाजवादी पार्टी को। और हमारे जो पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो बहुत सम्मान करते हैं। मेरी पिछले ही दिनों बात हो रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, तो वो उनकी बातों को याद करके कह रहे थे कि भाई हम बहुत सम्मान करते हैं और इसमें कहने भी वाली बात भी नहीं है। तो जाहिर ही है कि वो बहुत दोनों परिवारों के अच्छे रिश्ते हैं, आज से नहीं 50 साल के 40-50 साल के रिश्ते हैं। तो उनके बारे में इस तरह की बात कहना कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को बहुत आहत हुए हैं लोग। और मैं उनकी प्रतिक्रियाएं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे देख रही थी, तो मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि मैं सब लोगों से बात करूं आप लोगों के ज़रिए से। लखनऊ में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की बैठक हुई। ये मासिक कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक रही। इस बैठक में महिला आयोग की अध्यक्ष मौजूद रही। बैठक में महिलाओं के हितों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की गई है। अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने इस बारे में जानकारी साझा की है। क्या कुछ कहा गया है, बताते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है सीतापुर से, जहां जेल में बंद आजम खान से 3 करीबियों ने मुलाकात की है। आमिर मियां, नासिर, सफी उल्लाह ने उनसे मुलाकात की है। बताया जा रहा है जैन मैनुअल के अनुसार ये मुलाकात की गई है और जेल में आकर ये मुलाकात हुई है, यानी जेल में जाकर मुलाकात हुई। जनपद के जिला कारागार का पूरा ये मामला है, जहां पर आमिर मियां, नासिर, सफी उल्लाह ने मुलाकात की है और जैन मैनुअल के अनुसार ये मुलाकात हुई है। जेल के अंदर जाकर ये मुलाकात हुई है और
ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीतापुर से जेल में बंद आजम खान से 3 करीबियों ने मुलाकात की है। आमिर मियां, नासिर और सफीउल्लाह ने मुलाकात उनसे की है। जेल मैनुअल के अनुसार ये मुलाकात हुई है। जेल में जाकर मुलाकात हुई है और तमाम प्रोटोकॉल्स इस दौरान फॉलो हो, ये भी यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। सीतापुर से खबर, जहां जेल में बंद आजम खान से 3 करीबियों ने मुलाकात की। इस बीच आगरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। ताजमहल के पास हवाई फायरिंग से दहशत मच गई है। आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, ये जानकारी भी सामने आई है। ताजमहल के पास कार सवारों ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद इसकी आवाज सुनकर, यानी कि गोली की आवाज सुनकर वहां पर मौजूद तमाम पर्यटकों में हड़कंप मच गया। कार सवार 2 लड़कों पर गोली चलाने का आरोप है। गोली चलाने के बाद ये दोनों आरोपी लड़के जो है फरार हो गए। 500 मीटर के दायरे में जाने का ये प्रयास कर रहे थे। सीसीटीवी खंगाल दोनों ही लड़कों की तलाश में पुलिस फिलहाल जुट गई है। ताजमहल पश्चिमी पार्किंग के पास बैरेक का ये पूरा मामला है, जहां पर ताजमहल को पहले से ही बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ऐसे में गोली की आवाज सुनकर वहां पर मौजूद तमाम पर्यटकों में हड़कंप मच गया। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस दोनों ही लड़कों की खोजबीन में जुटी हुई है और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने का काम किया जाएगा। ये आश्वासन दिया गया है पुलिस की ओर से। आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर मिली थी। ताजमहल के पास कार सवारों ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद जो है लगातार पूरे इलाके को अलर्ट पर रखा गया है। दोनों ही आरोपी लड़कों को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए हैं उनकी फुटेज खंगाली जा रही है। उसके आधार पर जो है दोनों ही लड़कों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। ताजमहल के पास कार में इन दोनों ही लड़कों ने फायरिंग की, जिसकी गूंज तो है काफी दूर तक गई और ऐसे में वहां पर जो तमाम पर्यटक मौजूद थे उनमें हड़कंप मच गया। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इस बीच प्रयागराज से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दलित किशोरी के अपहरण मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपहरण की गई किशोरी को भी बरामद कर लिया है और किशोरी को अपहरण कर ये दिल्ली ले गए थे। दिल्ली से किशोरी को आरोपी केरल ले गए। प्रयागराज से दलित किशोरी के अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि किशोरी दिल्ली और फिर केरल उसे ले जाया गया था। पुलिस ने उसे सकुशल बरामद फिलहाल कर लिया है। ये मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार किशोरी को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाया गया था। पुलिस मामले की गहराई से फिलहाल जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया भी फिलहाल चल रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर है जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। अपहृत दलित किशोरी सकुशल बरामद की गई। बताया जा रहा है कि बहला फुसलाकर उसका अपहरण किया गया। पहले दिल्ली उसे ले जाया गया, उसके बाद केरल ले जाया गया, लेकिन फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निवासिनी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई, जिसमें उनके द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 8 मई को बेलहट की ही रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा पहला फुसाकर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। और इस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कानपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को अज्ञात मेल से धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेल के जरिए धमकी मिली है, जहां CISF और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच चुका है। एयरपोर्ट की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है और बम से उसे उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जो है सुरक्षा व्यवस्था
कड़ी कर दी गई है और बम निरोधक दस्ता से लेकर तमाम प्रशासन जो है एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और वहां पर सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड ने यहां पर गहन जांच की है। थाना चकेरी में मुकदमा दर्ज हुआ है। आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फिलहाल बताया जा रहा है कि अज्ञात मेल के जरिए धमकी दी गई है। अलर्ट पर दोनों एयरपोर्ट फिलहाल रखे गए हैं। हाई अलर्ट यहां पर रखा गया है। ऐसे में पुलिस बल से लेकर बम निरोधक दस्ता और इसी के साथ डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। को एयरपोर्ट अथॉरिटी कानपुर को एक अज्ञात मेल से यह सूचना दी गई कि एयरपोर्ट पे पावरफुल एक्सप्लोसिव रखा गया है जो जिससे कभी भी घटना कारित हो सकती है। इस सूचना पे एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस और वहां सुरक्षा में लगे CISF और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा वहां समन्वय स्थापित करते हुए एयरपोर्ट को चेक किया गया। एक्सटर्नल चेकिंग भी पुलिस के द्वारा इसमें कराई गई है। अब तक ऐसा कोई तथ्य या कोई वस्तु पुलिस को या लोकल एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्राप्त नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया यह जो सूचना वो फेक लग रही है, फिर भी इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा एक तहरीर अभी दी जा रही है। उस तहरीर के आधार पर स्थानीय थाना चकेरी द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो आवश्यक कार्रवाई है वह पुलिस के द्वारा की जाएगी। खबर प्रयागराज से है, जहां गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने का कारण बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने का बताया जा रहा है। बता दें कि बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर बढ़ा है और फाफामऊ में 14 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है। छतनाग में 228 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा है। नैनी में यमुना का जलस्तर 175 सेंटीमीटर 24 घंटे में बढ़ चुका है। फिलहाल दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। ऐसे में संगम क्षेत्र में स्नान घाट जलमग्न हो गए हैं और ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने को कहा जा रहा है। खासकर वो लोग जो कि नदियों के पास रहते हैं उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है ये खतरे घंटी हालांकि खतरे के निशान से अभी नीचे है, लेकिन आने वाले समय में खतरे का निशान जो है पार हो सकता है। ऐसे में लोगों को पहले से सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी जा रही है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित एक क्रिकेट मैच के दौरान उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब बीजेपी MLC अरुण पाठक और IPS अधिकारी अंजलि कटियार के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। ये घटना कार्यक्रम के दौरान गनर की एंट्री को लेकर हुई, जिसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते गर्मा गर्मी में बदल गई। मामला उस वक्त और चर्चा में आ गया जब इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नोएडा में पनीर खाने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जहां नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1600 किलो नकली पनीर बरामद किया है, जिसे खतरनाक केमिकल की मदद से तैयार किया जा रहा था। इस नकली पनीर की सप्लाई पूरे नोएडा और NCR क्षेत्र में की जा रही थी। पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मौके से वो केमिकल जब्त कर लिया है जिससे नकली पनीर तैयार किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि ये पनीर न केवल खुले बाजार में बेचा जा रहा था, बल्कि कई नामी दुकानों और होटलों तक इसकी आपूर्ति की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान मौके से कई नमूने परीक्षण के लिए लैब भी भेजे गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना सेक्टर 63 पुलिस टीम द्वारा अपमिश्रित पनीर की बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ ऑयल्स, केमिकल्स और वो कलर्स जिनसे इस अपमिश्रित पनीर को क्रीमी टेक्सचर और कलर दिया जाता था वह भी बरामद हुए हैं। करीब करीब 14 कुंटल यानी 1400 किलो से ज़्यादा पनीर की बरामदगी हुई है, जो लगभग मार्केट में 180 से 220 रुपए के बीच में ये लोग सेल करते थे। इनके खिलाफ इसमें 4 लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिसमें यह जो फैक्ट्री है यह एक गुड्डू नाम के व्यक्ति की है और इसमें 3 अन्य लोग जो इनको नोएडा और NCR के अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करते थे उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। इनकी निशानदेही पर अलीगढ़ में इनका जहां प्लॉट है, जहां पर ये लोग इस तरह के अपमिश्रित पनीर को इन अलग अलग केमिकल्स, ऑयल्स और कलर्स के साथ बनाते थे, वहां से उपकरणों की भी बरामदगी की गई है। इसके अलावा वह जिस गाड़ी से यहाँ पर लोकल मार्केट में सप्लाई करते थे वह गाड़ी भी बरामद की गई। और फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।